संसद में राहुल गांधी कुछ कहना चाहते थे। 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नाराबाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। लेकिन भाजपा उनकी बात से इतना डर गई कि उनको बोलने से रोक ही दिया गया, उनको बोलने ही नहीं दिया गया। राहुल गांधी संसद में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब की कुछ लाइनें ही तो पढ़ना चाहते थे, लेकिन 43 मिनट तक संसद में अमित शाह, राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच बातों का युद्ध चलता रहा। स्पीकर ने उनको ये लाइनें पढ़नी ही नहीं दी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था इन लाइनों में। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी। दरअसल दोस्तों 16 दिसंबर 2019 को जनरल एमएम नरवणे को आर्मी चीफ बनाए जाने की घोषणा हुई थी। 31 दिसंबर 2019 को उन्होंने आर्मी चीफ का पद संभाला था। नरवणे अप्रैल 2022 में आर्मी चीफ के पद से रिटायर हुए, यानी कि नरवणे मोदी के पूरे कार्यकाल में देश के आर्मी चीफ रहे थे और इन्हीं के कार्यकाल में डोकलाम घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में उस दिन कैसे भाजपा सरकार की नाकामी के कारण भारत माकूल जवाब नहीं दे पाया था उसका जिक्र है। और दोस्तों एक डरे हुए मोदी को भी इस पूरी किताब में दिखाया गया है। सरकार ने इस किताब को प्रकाशित नहीं होने दिया। किताब के कुछ अंश दिसंबर 2023 में मीडिया में लीक हो गए थे, जिसके बाद से विवाद शुरू हुआ है। इस किताब के नाम से ही भाजपा की सांसें सूख जाती हैं, हालत खराब हो जाती है, भाजपा तिलमिलाने लग जाती है, क्योंकि इसमें सरकार की गलत नीतियों और संवेदनशील घटनाओं पर ऐसे खुलासे हैं जो अगर सामने आ गए तो भाजपा की राष्ट्रवादिता धरी की धरी रह जाएगी। इस किताब पर रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना का रिव्यू चल रहा है और प्रकाशन की इजाजत अभी लंबित है। अब तक ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है। जो चीजें लीक हुई हैं उसमें नरवणे ने लिखा कि 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव था। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख हैं, उनको 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 बजे एक फोन कॉल आया। उन्हें जो जानकारी मिली उससे वो चिंतित हो गए। इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख से रेचिन लॉ की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे थे। जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया और हैरान परेशान होकर के उन्होंने सोचना शुरू किया कि करा क्या जाए। टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ ही 100 मीटर पर दूर थे। दोस्तों ये एक रणनीतिक ऊंची जगह थी, मतलब जिस पर भारतीय सेना ने कुछ घंटे पहले ही कब्जा किया था। विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जो दोनों देशों के बीच की असल सीमा है, उसके इस इलाके में ऊंचाई का हर मीटर रणनीतिक दबदबे में बदल जाता है। भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया जो एक तरह की चेतावनी थी। उसके बाद इसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी आगे बढ़ते चले आ रहे थे। नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठानों के नेताओं को ताबड़तोड़ फोन घुमाने शुरू कर दिए, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर, सब लोग शामिल थे। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे लिखते हैं कि मेरा हर किसी से एक ही सवाल था कि सर मेरे लिए क्या आदेश है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी, एक बोल्ड डिसीजन की जरूरत थी। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नरवणे को साफ आदेश थे कि जब तक ऊपर से मंजूरी ना मिले तब तक गोली ना चलाएं। ऊपर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए। मिनट बीतते चले गए। रात 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गए थे। रात 9:25 बजे नरवणे ने राजनाथ सिंह को फिर से फोन किया। स्पष्ट निर्देशों के लिए उनसे पूछा, लेकिन कोई निर्देश नहीं मिला। इसी बीच पीएलए कमांडर मेजर जनरल ली उलेन का एक मैसेज आया। उसने हालात को शांत करने का एक प्रस्ताव दिया। दोनों पक्षों को आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह 9:30 बजे पास पर स्थानीय कमांडर अपने 3 प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे। ये एक तरह का प्रस्ताव रखा गया और ये एक उचित प्रस्ताव उन्हें लग रहा था। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद कोई रास्ता निकल रहा है। लेकिन रात 10 बजे नरवणे ने यही मैसेज देने के लिए राजनाथ और डोभाल को फिर फोन किया। 10 मिनट के बाद नॉर्दर्न कमांड ने फिर से फोन किया कि चीनी टैंक रुके ही नहीं थे, वे अब टॉप से सिर्फ 500 मीटर दूर थे। नरवणे को याद है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा था कि चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायरिंग करना था, जो बिल्कुल तैयार थी
और बस आदेश का इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी की लड़ाई आम बात थी, जहां डिविजनल और कोर कमांडरों को ऊपर किसी से भी पूछे बिना हर दिन सैकड़ों राउंड फायर करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन ये चीन था, यहाँ बात अलग थी। पीएलए के साथ आर्टिलरी की लड़ाई बहुत नाजुक स्थिति में बदल सकती थी। मेरी स्थिति नाजुक थी, नरवणे लिखते हैं। कमांड जो सभी संभावित तरीकों से फायरिंग शुरू करना चाहता था और एक सरकारी समिति जिसने अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे, इनके बीच नरवणे फंसे हुए थे। सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार किया जा रहा था और उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर था। टकराव की संभावित जगहों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन फैसले का पॉइंट रिचिन लॉ था। नरवणे ने रक्षा मंत्री को एक और फोन किया, जिन्होंने वापस फोन करने का वादा किया। समय बीतता चला गया। हर मिनट चीनी टैंक टॉप पर पहुंचने के 1 मिनट करीब आ रहे थे। राजनाथ सिंह ने रात 10:30 बजे के करीब वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, जिनके निर्देश एक ही वाक्य में थे, जो उचित समझो वो करो, यानी जो आपको ठीक लगे वो करिए। ये पूरी तरह से एक सैन्य फैसला होने वाला था। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया था। नरवणे याद करते हैं कि मुझे एक गर्म आलू पकड़ा दिया गया था और अब पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं? मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। कोई एथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई एथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया है? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? अब बात यह आती है कि पूर्व सेना प्रमुख पौआ तो है नहीं, न ही विपक्षी पार्टी के कोई नेता हैं जो सरकार पर ऐसे ही फिजूल आरोप लगाएंगे। उन्होंने कोई बात अपनी किताब में लिखी है तो सही ही लिखी होगी ना, अपने अनुभव के अनुसार लिखी होगी ना। भाजपा की सांसें भी इसीलिए सूख रही हैं, क्योंकि अगर ये सारी बातें सामने आ गई तो भाजपा का नकली राष्ट्रवाद का मुखौटा हट जाएगा। जंगल में रंगा सियार घूम रहा है, ये बात सबको पता चल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अग्निवीर योजना के खिलाफ भी इस किताब में लिखा हुआ है। मतलब अग्निवीर योजना जो सेना की योजना है, उसमें भाजपा ने अपनी नाक घुसाकर उसे लागू करवा दिया। अग्निवीर योजना सेना प्रमुख की मर्जी से नहीं लागू हुआ। इसमें नरवणे ने लिखा है कि अग्निवीर योजना सेना के लिए बिजली की तरह अचानक लाई गई। उन्होंने 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी जैसी सीमित योजना का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पीएमओ ने इसे पूरी तरह से बदलकर 100% भर्ती को 4 साल की शॉर्ट टर्म अग्निवीर बना दिया। सेना ने सुझाव दिया था कि 75% अग्निवीरों को लंबे समय तक रखा जाए, लेकिन अंत में केवल 25% को रखने का फैसला हुआ। शुरुआती वेतन 20,000 रखा गया, जिसे सेना ने सैनिकों के जीवन जोखिम के लिए अस्वीकार बताया। फिर बाद में इसे बढ़ाकर 30,000 किया गया। संसद में राहुल गांधी ने इसके अंशों का हवाला देने की कोशिश की, इस पर सत्ता पक्ष ने विरोध किया और लोकसभा अध्यक्ष ने रोका और कहा कि अप्रकाशित किताब का हवाला नहीं दिया जा सकता। ये किताब तो अप्रकाशित है, लेकिन इस किताब में लिखी हुई बातें असत्य होंगी ऐसा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी बातें हैं वो तथ्यों के साथ लिखी गई हैं। और दूसरी बात कि इतने बड़े जर्नल ने, चीफ ने, आर्मी चीफ ने जो बातें लिखी हैं, क्या उन्होंने झूठ लिखी है? और अगर उन्होंने झूठ लिखी है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
खैर फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। राहुल गांधी ने यही बातें संसद में बोलने की कोशिश की तो उनको बोलने नहीं दिया गया, और उनके बोलने से पहले ही भाजपा घबरा गई और अमित शाह पहले ही बोलने लगे कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। फिलहाल